दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है रमन और खलीफा की दाढ़ी। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। खलीफा, बड़ा इत्र फुलील लगा रहे हो। रमन, शादी की बातचीत के लिए एक घर से बुलावा आया है। सच? यह तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यार, ये सफेद दाढ़ी देखकर हर लड़की मुझे ठुकरा देती है। यह शादी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। लो, हम तुम्हारे सफेद बालों को काला किए देते हैं। अब कोई लड़की तुमसे निकाह के लिए इनकार नहीं करेगी। होने वाले ससुर जी, आदाब। नौजवान, तुम हमें पसंद हो। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। अरे, इसकी दाढ़ी तो सफेद है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ओह, इस बार भी नाकामी हाथ लगी। मैं टेप लगा रहा हूं। आज आराम से बैठकर वीडियो देखेंगे। वाह, लगता है यह कोई नई फिल्म है जो अभी तक शहर में नहीं लगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर यह शोर कैसा? तभी रमन का लड़का बाहर जाकर खिड़की से देखता है। पापा, कल्लू धोबी और उसका गधा है। वह भी वीडियो देखना चाहते हैं। जानवर कमरे में नहीं आ सकता। वह चाहे तो खिड़की से देख सकते हैं। रेखा, एक बार फिर गधा जोर जोर से रैंकने लगता है। ओह, इस गधे ने फिर रैंकना शुरू कर दिया। चैन से फिल्म देखने दोगे या नहीं? खिड़की ऊंची है और गधा नीचा। वह वीडियो नहीं देख पा रहा। अंदर आ जाओ। धोबी अपने गधे को लेकर टीवी के आगे खड़ा हो जाता है। अब हम फिल्म नहीं देख पा रहे। मोगा सिंह, क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरा दादा मर गया है और वो मेरे लिए 10 लाख की जायदाद छोड़ गया है। दादा तो मोगा सिंह का मरा है। तुम उदास क्यों हो? काश मेरा भी दादा मरता। तभी एक वकील का रमन के घर आना होता है। रमन, तुम्हारा नाम है? बिल्कुल। डिब्रूगढ़ में तुम्हारा दादा मर गया है। सच? मरते वक्त उन्होंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। वो तो मैं हूं ही। उनका लेन देन के हिसाब करने के बाद वे तुम्हें 50,000 का कर्जदार छोड़ गए हैं। हमारे समुद्र में बड़े खजाने छुपे हैं। क्या लोगों ने इनकम टैक्स के छापों से डरकर अपनी दौलत समुद्र में छुपा दी है? तुम बेवकूफ हो। मेरा मतलब, समुद्र से हमें मछलियां और पेट्रोल जैसी कीमती चीजें मिलती हैं। खलीफा, देखो, वह एक गोताखोर है। गोताखोर, तुम्हें समुद्र में से क्या मिला? मोती। देखो, बड़ा चमकदार है। 2-3 लाख रुपए का होगा। मैं भी गोता लगाता हूँ। मुझे शायद कोई कीमती मोती मिल जाए। काफी देर हो गई। रमन अभी तक सतह पर नहीं आया। ओह, क्या हुआ? केकड़ा चिपट गया। हिक हिक हिक। कमली, मुझे हिचकी आ रही है। पानी पी लो, ठीक हो जाएगी। अब भी हिचकी आ रही है। हिक। दही में चीनी डालकर खा लो। अब भी हिचकी आ रही है। हिक। थोड़ी देर तक शीर्षासन लगाओ। अब भी हिचकी हिचकी रुकी नहीं। चारपाई पर कूदो, ठीक हो जाएगी। रमन चारपाई पर कूदने लगता है। मम्मी, कूदना तो हिचकी का इलाज नहीं। ना सही, चारपाई के खटमल तो झड़ जाएंगे। रमन, तुम कंपनी के एक होनहार कर्मचारी हो।
मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और तुम्हें 100 रुपए की तरक्की देता हूँ। कमली, आज मैंने सपनों में देखा कि बॉस ने मेरी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दी है। सुबह का सपना सच होता है। बॉस को यह सपना सुनाना, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। सर, आज मैंने आपको सपने में देखा। रमन, मैंने भी आज तुम्हें सपने में देखा। सर, मैं आपको अपना सपना सुनाता हूँ। नहीं रमन, पहले तुम मेरा सपना सुनो। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे पास अपनी तनख्वाह बढ़वाने आए हो और मैंने गुस्से में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। तभी रमन कुछ कहे वहां से चल देता है। रमन, क्या तुम अपना सपना नहीं सुनाओगे? पहले मैं बैटिंग करूंगा। मैं बॉलिंग करता हूं और मैं हूं एम्पायर। आउट। कैसे आउट? LPW। गलत। रमन, तुम एम्पायर हो, कहो गेंद बैट पर लगी थी या नहीं? गेंद खलीफा के पैर पर लगी है। सच। मोंगा सिंह, तुम क्या जानो क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है? खलीफा, तुम्हारे पुरखों ने भी कभी क्रिकेट खेली है? तेरी यह हिम्मत, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद, मोंगा सिंह, झगड़ा खत्म करो, मैं आउट सही। लो, अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। लेकिन अब मैं एम्पायर नहीं बनूंगा। बस एक ही छलांग में यह मेरे हाथ में होगी। ओह, निकल गई। खलीफा, क्या बात है? मेरी मुर्गी हाथ नहीं आ रही। घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर इसे पकड़ते हैं। वो ऐसे हाथ नहीं आएगी। तुम बाएं से पकड़ो और मैं दाएं से। घेर लिया। अब एकदम इसे पकड़ लो। पकड़ने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर मुर्गी एक बार फिर हाथ आते आते बच जाती है। बाबू, गरीब को 1 पैसा मिल जाए। 1 पैसा बाबूजी, हमारा पीछा छोड़ो, जाओ। आगे एक और व्यक्ति मिला। तुम सचमुच दया के पात्र हो। यह लो 10 रुपए। यह रहे मेरे 5। थोड़ी देर बाद जब दोनों भिखारी आपस में मिलते हैं, जब तक मैं पास के होटल में खाना खाकर आता हूं, तब तक तुम इस पट्टियों को बांधकर भीख मांग सकते हो। कमली, मैं दफ्तर से आ गया। फिल्म देखने जाना है, 15 मिनट में तैयार हो जाओ। 15 मिनट में? मैं तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हूँ। मैं नहाकर अभी आई। कमली, जल्दी करो, 10 मिनट रह गए हैं। उफ, साड़ी पहनने में इतनी देर, बाकी 7 मिनट रह गए हैं। अब 4 मिनट रह गए हैं। न्यूज रील भी छोड़ना नहीं चाहता। अब 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। मैं तैयार हूँ, चलो। फिल्म देखने कल जाना है। मैं रिहर्सल करा कर देख रहा था कि तुम 15 मिनट में तैयार हो जाती हो या नहीं। आए? रमन, आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार करती होगी, पर आज रात देर तक दफ्तर में काम है, इसलिए तुम मेरे घर जाओ और मेरी तरफ से मेरी बीवी को यह गुलदस्ता भेंट करो। आकर मुझे बताना कि मेरी बीवी को यह तोहफा कैसा लगा। रमन जल्दी जल्दी एक घर में घुस जाता है। आपके पति ने शादी की सालगिरह पर गुलदस्ता भेजा है। रमन जितनी जल्दी घर के अंदर गया था उससे भी जल्दी बाहर आ गया। रमन, रोनी सूरत लेकर लौट रहे हो? रात के अंधेरे में मैं गलत मकान में घुस गया था। रमन साहब, जरा अंदर आइए। यहाँ कुर्सी पर तशरीफ रखिए।
अब आप मेरी कुछ ताज़ा तरीन नज़में सुनिए। नहीं खलीफा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आकाश में उदास बैठा था चांद, गधा नहीं सका दीवार फांद, और वह तन्हाई आने लगी मुझे जमाई। तभी मोगा सिंह का वहां से गुजरना होता है और आवाज सुनाई देती है उसे, बचाओ। वह अंदर जाकर देखता है, रमन तुम्हारी यह हालत किसने की? खलीफा की नज़मों ने। वह अब तो मुझे 150 सुना चुका है और सुनाने के लिए 500 नज़में और ला रहा है। रमन तुम कुर्सी से उठकर भाग क्यों नहीं जाते? मैं भाग नहीं सकता, खलीफा ने कुर्सी पर गोंद लगा रखी है। कमला देखो, मैं नया कलर टीवी लाया हूं। तभी कमला की माँ का आना हो जाता है। माँ तुम कैसे? सुना तुम्हारे घर कलर टीवी आ गया है, सोचा क्यों ना बच्चों के साथ तुम्हारे यहाँ रंगीन फिल्म देखी जाए। तभी रमन के मामा जी का आना होता है। मामा जी, बच्चों ने बताया तुम्हारे यहाँ रंगीन टीवी आ गया है। मैंने कहा चलो वहीं पर फिल्म देखते हैं। कुछ देर बाद रमन और कमला के साथ वाले भी वहां आ धमकते हैं। जब दोस्त के घर कलर टीवी आ गया है तो सिनेमा जाने की क्या जरूरत। मोगा सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। सत श्री अकाल, सरदारनी ने दस्या रमन दा कलर टीवी आ गया है। सभी लोग मिलकर कलर टीवी का मजा ले रहे थे। वाह मजा आ गया। रमन और कमली दोनों घर से बाहर। सोचता हूँ ये कलर टीवी बेच ही दूं। अरे रमन, यह क्या कर रहे हो? यह पेड़ सूख गया है, मैंने सोचा इसे काट ही दूं। पास ही एक बैंक में डाकू पकड़ो, कुछ दूरी पर। पकड़ो, लूट कर भाग रहा है। चोर की गाड़ी का उधर से आना होता है। तभी रमन का पेट कट जाता है और चोर गाड़ी सहित पेड़ के नीचे दब जाता है। नामी डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हें पुलिस मेडल दिया जाता है। रमन कहाँ जा रहे हो? खलीफा बराब कलीब ने हमें पार्टी में बुलाया है। रमन जैसे ही खलीफा के द्वार पर पहुंचते हैं, रमन खुश आमदीद। लो बिस्की और सिगरेट पियो। नहीं, डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। ये लो, ठंडा या गर्म पी लो। नहीं, इससे पेट में गैस बनती है। लो आइसक्रीम खा लो। रहने दो, इससे गला खराब हो जाता है। कुछ समोसे और कचौड़ी। डॉक्टर कहते हैं तली हुई चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का डर होता है। बर्फी और लड्डू। डॉक्टरों का मत है मीठी चीजें खाने से डायबिटीज हो जाती है। अब मैं तुम्हें ऐसी चीज पेश करूंगा जिसे खाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं रोकता। कौन सी? बाहर जाकर हवा खाओ। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। हेलो सर, ठीक है, आप फिक्र न करें। खुशखबरी, बॉस की तबीयत खराब है, वह आज दफ्तर नहीं आ रहे। 25 सालों में आज पहला दिन है जब यह बुड्ढा खुसर दफ्तर नहीं आ रहा। आज काम को मारो गोली, खुशियां मनाओ। बेफिक्र होकर बैठो और ताश खेलो। सभी वहां ताश खेल रहे होते हैं। तभी बॉस वहां आ धमकता है, आज तुम सबको देर रात तक काम करना है, यह समझे? बॉस, मैं अचानक आकर देखना चाहता था कि तुम मेरी गैर हाजिरी में काम करते हो या नहीं। कमला तैयार हो जाओ, जरा सदर बाजार चलना है। बाप रे, वहां तो मेरी सास रहती है, जरूर उनसे मिलने जा रहे हैं।
मैं नहीं जा सकती। क्यों? कुछ देर पहले फिसलने के कारण मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती। अच्छा, दफ्तर में लौटते समय सदर बाजार में साड़ियों की सेल देखी थी, सोचा एक तो मैं भी खरीद दूं। साड़ियों की सेल? रुको रुको, मैं अभी तैयार होकर आई। थोड़ी देर बाद, चलो चलते हैं। खलीफा और रमन पार्क से गुजर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पता नहीं किसका बच्चा है यह। क्यों मुसीबत में पड़ते हो? चलो, यदि इसे हम पुलिस स्टेशन पहुंचा दें तो इसके माँ बाप शायद इसे वहां से ले जाएं। दोनों बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। हमने इसे पार्क में पड़ा हुआ पाया कि तभी बच्चे के माँ बाप आ जाते हैं। मेरा मुन्ना। क्यों मिस्टर, इसके गले में तो सोने की जंजीर थी, वह कहाँ है? रमन, तुम्हारा बॉस इधर आ रहा है। मारे गए। वह बुड्ढा आज छुट्टी के दिन भी मुझे पकड़कर दफ्तर ले जाएगा और सारा दिन बेगार कराएगा। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। पिछले दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, बॉस समझेगा हम घर पर नहीं हैं। ताला? लगता है रमन कहीं बाहर गया हुआ है। कुछ पता नहीं साहब। यह तुम्हारा पड़ोसी रमन कब वापस लौटेगा? मैं उनके लिए सिनेमा की 2 टिकट लाया था, लो अब तुम ले लो। बेटा, माँ, कमला देखो कौन आया है। कमला, मेरी माँ आई है, उसके लिए कुछ नाश्ता बनाओ। मेरे सिर में दर्द है, मुझको नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनेगा। ओह, मैं डॉक्टर से अभी दवाई लेकर आया। रमन अभी जा ही रहा होता है कि कभी कमली की माँ का आना होता है। कमला बेटी। कमली अपनी माँ की आवाज सुनकर उठ बैठती है। माँ, तुम बड़े दिनों बाद आई, थक गई होगी, बैठो मैं खाना बना कर लाती हूँ। पता नहीं मेरी सास ने कौन से मेडिकल कॉलेज से डिग्री पाई है, मिनट में उसे ठीक कर दिया। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18। बाबूजी, 80 और 484। उसे डिस्टर्ब मत करो, वह बैलेंस शीट बना रहा है, भूल गया तो दोबारा शुरू से गिनती करनी पड़ेगी। 412 और 517। इसकी नाक पर ततैया बैठी है, काट रही है। 6033 और 7040। काटने दो। चपरासी वहां से चला जाता है। तभी एक सुंदर लड़की का दफ्तर में आना होता है। रमन का ध्यान काम पर से हटकर उस पर जाता है। रमन का ध्यान भटक जाता है और फिर दोबारा से वह गिनती शुरू करता है। पलंग पर नई चादर बिछाई है, उठो, तुम सिलवटें डाल दोगे। ओह, रसोई में जूते लेकर आ गए, सत्यानाश कर दिया। सोफे को तो मैंने अभी अभी साफ किया है, उठो, गंदा कर दोगे। पत्रिकाएं तरतीब से लगा रखी हैं, इन्हें तितर बितर न कर देना। अब कहाँ चले? बाहर, घर में तो बैठने की जगह नहीं है। अरे, इसमें वाह वाह करने की कौन सी बात है? क्या तुम इतना वजन उठा सकते हो रमन? अरे, ऐसा कौन सा काम है जो दूसरा कर सके और रमन नहीं? आई,
इन छुट्टियों में तो बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। एक तरकीब सूझी है, क्यों ना छुट्टियों में हम अपने बच्चों को तुम्हारे दोस्त सुब्रमण्यम के बच्चे के साथ आदान प्रदान कर लें, आधी मुसीबत कम हो जाएगी। वाह, मैं अभी फोन करके उससे पूछता हूँ। हेलो सुब्रमण्यम, हमारे बच्चे तुम्हारे यहाँ आ जाएं? ठीक है, और हमारा बैंकेट तुम्हारे यहाँ चला जाएगा। बच्चों, जाओ अंकल के घर, अब चैन से बैठो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बैंकेट आ गया। मैं जहाँ जाता हूँ साथ साथ मेरे ये पालतू जानवर भी जाते हैं। मर गए। वकील साहब, मुझे आपसे एक सलाह लेनी है। बोलो। अगर कोई किसी का नुकसान कर दे तो क्या करना चाहिए? कानून में उसका उपाय है। बड़ी सीधी सी बात है, अपने नुकसान का मुआवजा मांगना चाहिए। अगर वह मुआवजा देने से इनकार कर दे तो उस पर मुकदमा दायर कर देना चाहिए। तो आपके लड़के ने गुलेल से मेरी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं। 100 रुपये रखिए, नहीं तो मैं मुकदमा दायर कर दूंगा। बेशक तुम्हें 100 रुपये मिलेगा। मशवरा देने की मेरी फीस 500 रुपये है। 100 काट कर 400 मेरे हवाले करो। 500 रुपये की बात सुनकर रमन वहां फिर रुकता नहीं। रमन, तुमने साल भर से मकान का किराया नहीं दिया। आज तुम्हारा सामान बाहर फेंकने आया हूं। तुमने मकान मालिक को क्या कहा जो वह भाग खड़ा हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे एग्जेक्टिवाइटिस, आंखों की छूत की बीमारी हो गई है। दफ्तर से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? उस खुसट बॉस से छुट्टी मांगना सांप से दया मांगने के बराबर है। फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। रमन, महीना भर उधार लेकर खाते रहे, पैसे देने का समय आया तो आंखें चुराते हो। कंजक्टिवाइटिस हो गया है। बाप रे, कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। कंजक्टिवाइटिस, तुम दफ्तर मत आना। जितने दिन की छुट्टी चाहो ले लो। 15 अगस्त को जो रिश्तेदार हमारे यहाँ आकर ठहरने वाले थे, उन्होंने लिखा है कि वे अब नहीं आ रहे। किसी बीमारी के कुछ फायदे भी होते हैं, यह मुझे पता नहीं था। वहां अकेले खिड़की पर बैठे हुए क्या कर रहे हो? ताजी हवा खा रहा हूं। तो यह ताजी हवा खाई जा रही है? चलो, ताजी हवा खानी है तो उस खिड़की पर बैठो। वाह, सचमुच यहाँ ज्यादा ताजी हवा है। कमली जब खिड़की पर आती है तो बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। रमन, जागो। तुम दफ्तर में पूरे 2.5 घंटे सोए, अब इतने ही समय काम करो, तभी मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। भीखू, इसे इतनी फाइलें दो कि इसे पलक झपकाने की भी फुर्सत न मिले। मैं यहीं चहलकदमी करता हूँ, कहीं यह खिसके न जाए। 2.5 घंटे पूरे हो गए, अब तुम घर जा सकते हो। जैसे ही बॉस फाइलें हटाता है, बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रमन, कहाँ से आ रहे हो? गर्मियां आ गई हैं, पंखे खरीद कर लाया हूं। ये औरंगजेब के जमाने के पंखे। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं 20वीं सदी का पंखा कैसा होता है। देखो, इधर बटन दबाया और उधर पंखे की हवा ने सारा कमरा शिमले जैसा ठंडा कर दिया। थोड़ी देर बाद मोंगा रमन के घर दौड़ता हुआ आता है। अरे 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 रमन, जरा अपना पंखा देना, मेहमान आ गए हैं, गर्मी से बुरा हाल है। क्यों,
तुम्हारे शिमले जैसी ठंडी हवा देने वाले पंखे क्या हुआ? बिजली चली गई है। स्टोव साफ करते समय मुझे यह पुराना चिराग मिला है। यह तो अलादीन का चिराग लगता है। आओ जरा इसे घिसा कर देखते हैं। जैसे ही चिराग घिसता है उसमें से धुआं निकलने लगता है और धुआं एक विशाल आदमी का रूप धारण कर लेता है। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? मैं समुद्रों को समेट कर तुम्हारे घड़े में भर सकता हूँ। दुनिया के सारे हीरे मोती तुम्हें पेश कर सकता हूँ। आसमान से चांद और सूरज तोड़ कर ला सकता हूँ। मेरे बेटे को किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिला दिला सकते हो? नहीं। और इसी के साथ जिन वापस अपने चिराग में जा समाता है। रमन, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। मेरे से ऊपर की अथॉरिटी तुम्हारा यह काम कर सकती है। मुझसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो तुम्हारा यह काम कर सकती है। मुझसे ऊपर की अथॉरिटी तुम्हारा यह काम कर सकती है। मुझसे ऊपर की अथॉरिटी तुम्हारा यह काम कर सकती है। आपके पति ने कहा है कि यह काम आप ही कर सकती हैं। इससे पता चलता है दोस्तों, अथॉरिटी के ऊपर जो अथॉरिटी है वो कौन है। इस बाजार में चीजें क्यों बिखरी पड़ी हैं? अभी कुछ देर पहले एक जुलूस पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी। मुझे एक गेंद पड़ी मिली है। घर ले चलो, बच्चे खेलेंगे। बच्चा लो यह गेंद बच्चों के पास ना पहुंचकर उनके आगे जा गिरती है और एक धमाका होता है, भड़ाम, और उसमें से धुआं निकलने लगता है। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल होता है। वह आंसू गैस का गोला था। आज अपने बॉस का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हमें कोई उपहार देना चाहिए। क्या? कोई ऐसी उपयोगी चीज जिसे कि जिंदगी भर याद रखें। ठहरो, मैं अभी बाजार से खरीद कर लाता हूँ। मैं उपहार ले आया, आओ चले। सर, जन्मदिन मुबारक। हम सबकी ओर से यह उपहार कबूल फरमाइए। क्या है इसमें, आप ही देख लीजिए। जैसे उनका बॉस वह उपहार खोलता है और उसमें से जो चीज निकलती है उसको देखकर वह चौंक पड़ता है। कंघी? खलीफा, बरसात शुरू हो गई। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई नहीं कि सड़कों का पानी भरा नहीं। शहर की सड़कों का यह हाल है। रमन, संभल कर कहीं खुले हुए मैनहोल पर तुम्हारा पैर न पड़ जाए। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी ओर आता है। खबरदार, जो कुछ तुम्हारे पास है इधर लाओ। यह बटुआ ले लो, इसमें मेरी सारी तनख्वाह पड़ी है। वह लुटेरा रमन की ओर बढ़ता है कि तभी वह पानी में समा जाता है। वहां खुला हुआ मैनहोल था। ठीक है रमन। यार मोगा सिंह, मुझे 100 रुपए तो उधार दो। किस लिए? बॉस ने मेरे घर खाना खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कमला, आज मेरे बॉस अपने घर खाना खाने आ रहा है। हमें घर की सफाई करनी चाहिए। खिड़कियों के पर्दे बदल देता हूँ। मेहमान के लिए बनाया है कोफ्ते, चिकन करी, मटर पनीर, चावल, दही, जेली, सलाद।
मेहमान के सामने कोई शरारत मत करना, समझे। तभी टेलीफोन की घंटी घनघना उठती है। रमन, मैं आज नहीं आ सकूंगा, मेरे घर कुछ मेहमान आ गए हैं। आज शाम को दफ्तर से जल्दी घर आ जाना, कहीं घूमने चलेंगे। नहीं कमला, मैं आज जल्दी नहीं आ सकूंगा, दफ्तर में बहुत काम है, शायद ओवर टाइम लगाना पड़े। अच्छी बात है। रमन, मेरे पास शाम के शो के 2 टिकट हैं, क्यों ना आज फिल्म देखी जाए। मैंने पत्नी से ओवर टाइम का बहाना बना ही लिया है। बाप रे भोंपू, वह देखो मेरी पत्नी भी अपनी सहेली के साथ फिल्म देखने आई हुई है। थिएटर के अंदर कमली रमन को देख लेती है। अच्छा, तो जनाब का यह ओवर टाइम हो रहा है। भोंपू, फिल्म खत्म हो गई, मुझे कमला से पहले घर पहुंचना चाहिए। उधर कमला भी जल्दी में थी, मुझे रमन से पहले घर पहुंचना जाना चाहिए। दोनों एक साथ अपने मकान के बाहर मिलते हैं। तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? दफ्तर में ओवर टाइम करके। और तुम इतनी रात गए कहां से आ रही हो? वाह, यह पेड़ तो बहुत जल्दी फल फूल गया। मैंने ऐसे कई पेड़ लगाए हैं जो कम समय में ही फल फूल देने लगे हैं। मेरे बागवानी के ज्ञान से प्रभावित होकर सरकार ने मुझे ऋषि पंडित की उपाधि दी है। क्या आप मुझे बागवानी सिखा सकते हैं? पहले मैं पेड़ों के बारे में तुम्हारा ज्ञान जानना चाहता हूँ। बताओ, पेड़ कैसे उगता है? पहले जमीन में बीज बोते हैं, फिर पौधा उगता है जो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ठीक है। पेड़ की खुराक क्या है? पानी, खाद और धूप। पेड़ का वजन कितना होता है? पेड़ का वजन नहीं बता सकते ना? फैल। कृषि पंडित जी, क्या आप पेड़ों के बारे में सब कुछ जानते हैं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं? कृषि पंडित जी रमन की बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं। मकानों का किराया बढ़ गया, स्कूल की फीस बढ़ गई, दूध के भाव बढ़ गए, कपड़ा महंगा हो गया, दालों के भाव बढ़ गए, हर चीज महंगी होती जा रही है। अगर कोई चीज नहीं बढ़ी तो वह है मेरी तनख्वाह, जो पिछले 10 सालों में वहीं की वहीं टिकी हुई है। रमन, तू खुद ही डरपोक है, बॉस से जाकर कहता क्यों नहीं कि वो तेरी तनख्वाह बढ़ाए। मोगा सिंह, आज मैं तनख्वाह बढ़वा कर ही रहूंगा, आखिर सब्र की हद होती है। साहब, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, इतनी कम तनख्वाह में मैं और काम नहीं कर सकता। रमन, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह 50 रुपए बढ़ाने का ऑर्डर पहले ही जारी कर दिया है। देखो। शुक्रिया बॉस, सचमुच आप कितने अच्छे हैं। पर यह बढ़ी हुई तनख्वाह जनवरी 1995 से लागू होगी। सारा दिन बैठकर अखबार पढ़ते रहते हो, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अखबार में विश्व भर की तरह तरह की खबरें छपी होती हैं। बहुत सी खबरें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कोई ऐसी खबर बताओ। जैसे लिखा है कि शहरों में बड़ा वायु प्रदूषण होने लगा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। रोग हो जाते हैं? कौन कौन से रोग? जैसे खांसी, बुखार, एन्फ्लूएंजा, सिर्फ दर्द, टीबी और कैंसर वगैरह वगैरह। वायु प्रदूषण किन किन चीजों से होता है? मैंने पूछा जी, वायु प्रदूषण किन किन चीजों से होता है? रमन, मुझे बचा लो। पंडित जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज दशहरा है, पर जो एक्टर रामलीला में रावण बना था वो बीमार पड़ गया। थोड़ी देर के लिए तुम रावण बन सकोगे? मगर मैंने आज तक कभी नाटक में पार्ट नहीं लिया।
वो सब मैं सिखा दूंगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार एक समय मेरी रामलीला में काम करते थे। तुम्हें चेहरा लगाकर सिर्फ यह डायलॉग मानना है, मैं लंकाधीश रावण हूँ, मैं लंकाधीश रावण हूँ। वाह रमन, तुम तो पैदाइशी कलाकार हो। पर्दा खोला, रावण आ रहा है। रमन जैसे स्टेज पर पहुंचता है और दर्शकों की भीड़ को देखकर भूल जाता है मुझे क्या कहना है, मैं, और वहीं गिर पड़ता है धड़ाम। देखो मेरे चाचा ने दुबई से यह कैमरा भेजा है, क्यों ना तुम्हारा एक फोटो खींचा जाए। यह पोज कुछ जचा नहीं। मोगा सिंह, यह पोज कैसा रहेगा? एकदम घटिया। और यह कैसा रहेगा मोगा सिंह? बिल्कुल घसियारी लग रही हो। उन खंडरों के पास बड़ा नेचुरल पोज आएगा। अब ठीक है। तभी खंडर गिर पड़ता है, बचो, और दोनों नीचे दब जाते हैं। जरा मुस्कुराओ, बड़ा लाजवाब पोज है। कमली रमन से कहती है, रमन आओ हम लेन देन का हिसाब बराबर कर लें। जनवरी में मैंने तुमसे 10 रुपए उधार लिए थे, यह रहे वे रुपए। अच्छा, वाह कमला, तुम तो सचमुच हिसाब में सचमुच बड़ी ईमानदार हो। फरवरी में तुम्हारे लिए सिनेमा का टिकट लाई थी, निकालो 5 रुपए। पर वह तो तुमने अपनी तरफ से दिखाई थी। नहीं, अपने अपने टिकट के पैसे देना तय हुआ था। निकालो पैसे जल्दी। यह लो। अप्रैल में मैं तुम्हारे लिए 60 रुपए की टाई खरीद कर लाई थी, लेकिन वह तो उपहार थी। उपहार कुछ नहीं, निकालो पैसे। यह रहे। जून में 80 रुपए का तुम्हारा पैंट लाई, कपड़ा लाई थी, पर वह तो मेरी तनख्वाह में से था। वह कुछ नहीं, हिसाब हिसाब है, बेईमानी नहीं चलेगी। यह लो बाबा। फिलहाल साड़ी के लिए इतने ही काफी हैं, अगले साल फिर हिसाब करेंगे। देखो डपोर संघ पत्रिका का संपादक डूब रहा है, उसे बचाना चाहिए। धीरे रखो, मैं आ रहा हूं। शुक्र है मैंने समय पर देख लिया और आपको किनारे पर ले आया। रमन, तुमने मेरी जान बचाई है। कहो मैं तुम्हारे लिए किस काम आ सकता हूँ? संपादक जी, अपनी पत्रिका में मेरी एक कविता छाप दीजिए। मेहरबानी करके मुझे फिर एक बार समुद्र में फेंक दो। हाय राम, कुत्ता सारा दूध पी गया। तुम्हारा दोस्त इस कुत्ते को एक दिन के लिए यहाँ छोड़कर गया था, मगर 4 दिन हो गए वह इसे लेने नहीं आया। ओह, मैंने अभी भी पर्स धोया था। कुत्ते ने कीचड़ वाले पैरों से सारा फर्श खराब कर डाला। इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। इसे घर पर मैं यहाँ रहूंगी या ये कुत्ता? मैं इसे अभी छोड़ने नहीं जा सकता। टीवी पर फिल्म आने वाली है। टैक्सी वाले को कुत्ते के मालिक का पता लिख दो, वह इसे पहुंचा आएगा। इस कागज पर पता लिखा हुआ है, इसे कुत्ते को वहां पहुंचा देना। मुसीबत गई। अब हम चैन से बैठकर टीवी देखेंगे। साहब, वह ताला लगा गया है। वे आगरा गए हुए हैं। निकालिए टैक्सी का किराया 30 रुपए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। तो कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।